गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जीत और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। एक एक पल का उपयोग करिए और इस बार असिस्टेंट लोको पायलट में अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं असिस्टेंट लोको पायलट के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 75 क्वेश्चन के 15वें सेट के डिस्कशन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार 20 टेस्ट हम आपका कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें आज भी आपकी टेस्ट हैं जो कि 16th नंबर की होंगी। हम लोग आज 15वें टेस्ट की परिचर्चा के लिए यहां मौजूद हैं। आइए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो साथियों, इलेक्ट्रीशियन नाइफ होती हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंसुलेशन को हटाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इंसुलेशन को रिमूव करने का काम करते हैं। टेस्ट लैम्प के माध्यम से हम कंटिन्यूटी को टेस्ट करते हैं कि मेरी जो सिस्टम है वह सही जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, इसकी भी टेस्टिंग होती है। साथ साथ पेच का भी पता चलता है। स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से तो आप जानते हैं, पेच को कसना, पेच को खोलना। ये वाइस जो है वह हमारे टूल किट में नहीं पाया जाता है। कई प्रकार की वाइस होती हैं, हैंड वाइस है, बेंच वाइस है ना। तो हम लोग इसका इस्तेमाल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए करते हैं। मेरा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? डी, ये बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं साहब। अगला बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न आ रहा है धीरज जी का। धीरज जी काफी मेहनती छात्र हैं और इसी तरह आप धीरज जी खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। बीएसपीएस एग्जाम के लिए अपडेट है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि अगर 15 तारीख तक टेंडर फाइनल होने की सूचना विभाग के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है ऑफिशियली, चाहे न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से, जो हमारी ऐड आती हैं गवर्नमेंट की, उसके माध्यम से, या वेबसाइट पर अपडेट हो जाती हैं, तो आप मानकर चलिए कि अप्रैल में एग्जामिनेशन होने की संभावना प्रबल है। ठीक है। जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, लीगल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तब तक कुछ भी इस पर कहना थोड़ा सा उचित नहीं महसूस होता है। क्योंकि आप ऐसा मानते हैं, हम सभी लोग जो आपको जानकारी देते हैं वो जानकारी हम लोग अन्य स्रोतों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है, कहीं चर्चा परिचर्चा से, उसके आधार पर देते हैं। क्योंकि लिखित कोई इंफॉर्मेशन अगर रहेगा तो बोर्ड पर स्लाइड के ऊपर लगा करके तब आपको स्पष्ट दिखा भी देंगे। लेकिन वैसी कंप्लीट प्रूफ एविडेंस के साथ इंफॉर्मेशन नहीं है। इस कारण से क्या होता है, अगर अनुमानित कोई तिथि या कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है तो प्रायः जो सरकार का रवैया है, जो स्थितियां है, उसके आधार पर वो गलत साबित हो जाती। फिर आप सोचते हैं कि परीक्षा मैं ही करवाना नहीं चाह रहा हूं। तो परीक्षा करवाना या नहीं करवाना ये गवर्नमेंट का काम होता है। हम शिक्षक का काम सिर्फ आपको पढ़ाना होता है और उचित चीजों के माध्यम से बताना, वो रास्ता दिखाना जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। इसीलिए 15 तारीख तक वेट करिए। 15 तक क्या लेटेस्ट सूचना आती है, क्या स्टेटमेंट रहती हैं। हालांकि विभाग सक्रिय है, स्टेप ले रहा है। क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का आपने देखा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आई है। तो प्रक्रिया जो है ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है, प्रक्रिया धीरे धीरे ही सही लेकिन आरंभ जरूर हुई है। बट मुझे लगता है कि 15 तक में विभाग को चाहिए कि कोई न कोई एक सुटेबल इंफॉर्मेशन छात्रों को दे दे, तो कम से कम लोगों के मन में एक डर का भाव जो है वो खत्म हो जाएगा। प्लस दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अभी आपका 20 को एएलपी का एग्जाम है, तो 20 तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप धैर्य यूं ही रखें। पहले एएलपी के एग्जाम को अच्छे से आप सफल बना लें, उसके बाद इस पर पूरे जोर शोर से लगना उचित होगा, जैसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। बाकी आपकी जो आज्ञा होगी, हम तो सेवक हैं, आपके आदेश का पालन मुझे करना है और हम निश्चित रूप से करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है,
100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग के दो विद्युत बल्बों को श्रृंखला में 220 की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। मतलब मेरी रेटेड वोल्टेज भी कितनी है, मेरी रेटेड वोल्टेज भी आपकी 220 वोल्ट है, और हम लोग सप्लाई भी कितना दे रहे हैं साहब, 220 वोल्ट ही दे रहे हैं। ठीक है, वाटेज मेरी पावर कितनी है, तो 100 वाट है। अब आपसे कह रहा है कि शक्ति 6 W1 माना जाए यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं, अब बाद में जब समानांतर में जोड़ते हैं तो शक्ति 6 W2 माना जाए। तो पहली बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं अपने बल्ब का, है ना साहब। तो सबसे पहले जब हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आरबी क्या हो जाएगा, आरबी हमारा V² हो जाएगा। V² मतलब 220 गुना 220 अब बटे आपका 100, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 484 ओम आता है। हाउ मच विल बी द मैग्नीट्यूड, 484। पहला कंडीशन है श्रेणी में संयोजित होता है तब, तो देख लीजिएगा यदि श्रेणी में संयोजन होगा तो मेरा मान क्या होगा, 484 प्लस 484, या नहीं तो आप 2 गुना 484 कर देते, है ना, 2 इंटू 484 कर देते, इट बिकम्स 968, कितना हो जाएगा, 968 ओम हो जाएगा। पहली चीज, अब जब 968 ओम होता है तो हम लोग सीरीज में इसका पावर W1 निकालते हैं। आप जानते हैं पावर का मान क्या होता है, तो मेरा V² होता है। ऐसी परिस्थिति में साथियों गौर करिएगा, V² जब R हो गया तो हम लोग यहाँ मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 220 गुना 220 अब बटे आपका 968। अभी सॉल्व मत करिए, इतना ही रहने दीजिए, बाद में हम लोग काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन है समांतर संयोजन में। दूसरा क्या है साहब, समांतर संयोजन में। तो समांतर संयोजन में मेरा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो प्रतिरोध जब समान मान का है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/N। तो R/N का कंसेप्ट से मेरा 484/2 हो गया, इसका मान 242 ओम हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग करते हैं W2 का कैलकुलेशन। अब ये फिर V²/R यानी 220 गुना 220 अब बटे आपका 242 हो गया। क्वेश्चन ने कहा है W1/W2 करने के लिए, तो अब चलिए हम यहां कर देते हैं साहब W1/W2। W1/W2 करिएगा, मेरा मान क्या है, 220 गुना 220 बटे 968 इंटू कर दीजिए, इसको हम लोग पलट देते हैं, ये नीचे आएगा तो पलट जाएगा, इंटू हो जाएगा 242/220 गुना 220, 220 कट गया, है ना, मेरा मान बच रहा है 242/968। तो ये कितनी बार में कटेगा, 1/4, 1/4 आ गया साथियों। 1/4 का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, दैट बिकम 0.25। तो मेरा जो अनुपात हुआ साथियों वह क्या है, मेरा जो अनुपात है वह क्या है, 0.25 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी 0.25 के बराबर। ऐसे प्रश्नों को इतने लंबे चौड़े ढंग से तो कंसेप्चुअली हमने बनाया, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसको तुरंत में, ठीक है, आप चाहेंगे कि इसको तुरंत में क्या किया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो ध्यान रखिएगा साहब, तुरंत में यदि ऑपरेट किया जाए तो चलिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं। हम सब जानते हैं मेरी पावर व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, प्रतिरोध के होती है। ठीक है, और यदि हमारा सीरीज और पैरेलल का सिमिलर रेजिस्टेंस होगा तो ऐसे केस में आप 100% श्योर हो जाइए कि मेरा जो आपका क्या होगा, P1/P2 होगा, या डेफिनेटली आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल का रेजिस्टेंस बटे आपका सीरीज का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया साहब, पैरेलल का रेजिस्टेंस हम सीधे यहां से कैलकुलेट कर लिए, तो मेरा पैरेलल का रेजिस्टेंस सीरीज का रेजिस्टेंस का मान अगर सेम पावर और सेम सब कुछ हो तो नॉर्मली वह क्या होता है, 1/4 के बराबर हो जाता है, सीधे सीधे 1/4 के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने
क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे आपने 2 से डिवाइड किया है, तो 4 गुना का अंतर होता है और 4 गुने के अंतर पे 1/4 मान आ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे बिना कलम उठाए डायरेक्ट 1/4 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे सभी साथियों, आप सब चिंता मत करिए, बुध बैच के डेट को एक्सटेंशन के लिए मैंने कह दिया है और आज मुझे लगता है कि आपका यह बैच अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 6 महीने कम से कम इसके वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, कम से कम 6 महीने इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सब, आपका जो है वैलिडिटी बढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को समस्याएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आप लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। जरा भी चिंता नहीं करना है, समझ गए। मैंने कहा है आप लोगों से, आपकी सफलता तक मेरा साथ है। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ हैं और एकदम लगे रहेंगे विद्यार्थी। चिंता नहीं करना है आपको, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, एकदम समस्या का समाधान हो जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज सिटी का इंफॉर्मेशन जरूर आ जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आज और कल में सिटी की इंफॉर्मेशन जरूर आ जाएगी। चलिए, कह रहा कि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप से 100 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो मेरी करंट का मान कितना है साहब, 1 एम्पियर है। टाइम आपका 100 सेकंड है। आपसे चार्ज पूछ रहा है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। I मेरा 1 है, टाइम मेरा 100 है, ये आपका क्या हो जाएगा, 100 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। किसके साथ आगे बढ़ेंगे, वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कह रहा है कम्बल, बालू आदि का उपयोग करके ऑक्सीजन को रोककर, तो याद रखना साहब, ऑक्सीजन को रोककर, ऑक्सीजन को रोककर, याद रखना, ऑक्सीजन को रोककर, ऑक्सीजन को रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या है साहब जी, ऑक्सीजन को रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया, यह क्या कहलाती है, यह आपकी स्मूथरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्मूथरिंग कहलाती है। और आग से ईंधन को हटाकर, आग से ईंधन को हटाकर, ठीक है, आग बुझाने की प्रक्रिया, आग बुझाने की प्रक्रिया, यह क्या कहलाती है आप जानते हैं, ईंधन से हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया, ईंधन को हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया, यह स्टार्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टार्विंग कहलाती है। ठीक है, पानी द्वारा हीट को कम कर आग बुझाने की प्रक्रिया, ये जानते हैं आप क्या कहलाती है, आग बुझाने की प्रक्रिया, यह आपकी शीतलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, कूलिंग कहलाती है, शीतलिंग कहलाती है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही उत्तर हो गया। साथियों याद रखना, मेरे आग के 3 कंपोनेंट हैं, आपका फ्यूल है, आपकी क्या है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, और आप ध्यान रखिएगा फ्यूल, ऑक्सीजन प्लस आपका साहब अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हीट है। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तभी आग लगता है।
इस तीनों में से किसी एक को भी आपने रिमूव कर दिया, मेरी आग बुझ जाती है। क्या होती हैं? मेरी आग बुझ जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपका ऑक्सीजन रोककर आग बुझाना स्मूदरिंग है, आग से ईंधन ईंधन हटाकर आग बुझाना स्टर्विंग है, पानी डालकर हीट को कम कर आग बुझाना मेरी क्या है? कूलिंग है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी स्थिति में स्मूदरिंग करने का काम कर रहे हैं। जैसे आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 का छिड़काव करते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, बालू डालते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, CCl4 डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आग को बुझाने का काम करते हैं। रोधन हेतु साधारणतया जो इस्तेमाल किया जाता है पदार्थ वो कौन सा मटेरियल है? साहब जी, हम लोग अगर केबल की विशेष रूप से बात करें तो केबल में कंडक्टर के ऊपर, ठीक है ना, यानी कंडक्टर जो कि आपका कोर के रूप में में लिया जा रहा है, उसके ऊपर इंसुलेशन के लिए हम लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं? इम्प्रेग्नेटेड पेपर का, संश्लेषित कागज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? संश्लेषित कागज का प्रयोग करते हैं। और यह जो मेरी संश्लेषित कागज है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 के भी प्रति mm तक हुआ करती है। तो आप याद रखेंगे, लचीला भी होता है, मोड़ने में भी आसान होता है, सुलभ इसका संचालन इंस्टॉलेशन भी होता है। बट दिक्कत यही है मेरे डियर फ्रेंड, दिक्कत यही है कि इसमें नमी सोखने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। इसलिए नमी ना सोखे, अगर नमी सोखेगा इसकी कुचालकता कमजोर हो जाएगी और उससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? लेड सीथिंग करनी पड़ती है, लेड का सीथ लगाना पड़ता है। अदरवाइज हम लोगों को क्या करना पड़ता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हम लोगों को लेड सीथ के साथ साथ हम लोगों को मेटल का सीथ, एल्युमिनियम का सीथ लगाना पड़ता है। दोनों में से कोई भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल विद्यार्थी जी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे नीतीश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो 50+ क्लासेस हैं हमारी, आप 50+ उसे नहीं कहें, आप 68 कहें, क्योंकि 68 डिस्कशन अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन का BSPSL के लिए कर दिया है। और 68 के अलावे मुझे लगता है कि लोको पायलट और अन्य परीक्षाओं को मिलाकर के भी आपका 100 से कम नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको 100-150+ क्लासेस होंगी। तो वो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अध्ययन करते हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि आप 5-7 हजार प्रश्नों को अपनी जेब में रख पाते हैं। लाइन अटेंडेंट हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, देश की सभी परीक्षाओं से आपको मदद मिलेगी, उसको बेहतर तरीके से आप कमांड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखिएगा साहब, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर बदलना है तो मेरा मोटर होता है, यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और मेरी जनित्र जो है वह क्या काम करती है? जनित्र, जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को साथियों विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? आपका मोटर हो जाएगा, जो विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक समान एक्साइटेशन के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में अचानक बदलाव होने के लिए किसमें परिवर्तन करता है? पहली छोटी बात तो आप याद रख लीजिए, मेरी सिंक्रोनस मोटर जो है, मैं 1-2 बातें आपको बता दूं। मेरी सिंक्रोनस मोटर सबसे पहली बात क्या होती है? तो ये डबली एक्साइटेड, क्या होती है? यह डबल एक्साइटेड होती हैं। इसके स्टेटर को हम देते हैं साहब 3 फेज और इसके रोटर को हम देते हैं DC सप्लाई। पहली बात तो यहां से क्लियर हो गई।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, चलिए, यह क्या होती हैं, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। चलिए ये भी बात जान गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह जो मशीन है कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड ns बराबर 120 f/p पर रन करती हैं, 120 f/p पर संचालित होती हैं। ठीक है। उसके अलावे आप जान लीजिए चौथी महत्वपूर्ण बात, यह जो मशीन है इसका इस्तेमाल पीएफ इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, और याद रखना वोल्टेज रेगुलेशन को भी स्टेबल करने के लिए, सुधारने के लिए किया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर है, यदि आप लोड को बढ़ाते घटाते हैं तो हमारी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, इसमें तो बदलाव होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो बदलता क्या है साहब, मेरा डेल बदलता है। ये डेल यानी आपका क्या है, लोड एंगल, और लोड एंगल चेंज होके सिचुएशन को एडजस्ट करता है। अब लोड एंगल जब एडजस्ट होती है तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस किसके मान में परिवर्तन होता है, मेरे आर्मेचर के करंट के मान में फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए हम लोग क्या स्वीकार कर लेते हैं, एज पर द कंडीशन हमारी आर्मेचर करंट के मान में होता है परिवर्तन, ऑन बिहाफ ऑफ दिस हमारी लोड एंगल एडजस्ट करती हैं और फिर हमारे रोटर के गति में कोई बदलाव नहीं होता। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट डियर फ्रेंड। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोल्डिंग के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो आप यहां देख लीजिएगा, हमारी जो लैप ज्वाइंट है और आपकी जो बट ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, एज ज्वाइंट है, कॉर्नर ज्वाइंट है, तो जरा इसमें देखने का प्रयास कीजिए। लैप ज्वाइंट में हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों में तो अलग होने का ज्यादा चांस बनता है, लेकिन हमारी लैप में सरकार क्या है, एक दूसरे के ऊपर हमने चीजों को असेंबल किया है, अटैच किया है। अब अटैच करने के बाद फिर हमने इसमें क्या किया है, यहां पर सोल्डिंग करने का काम किया है। सरफेस का कांटेक्ट यहां क्या है, बहुत ज्यादा है, और जहां सरफेस का संपर्क बहुत ज्यादा है वहां मजबूती भी माय डियर फ्रेंड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अल्टीमेटली यहां से स्पष्ट है कि यह आपकी कौन सी जोड़ है, लैप ज्वाइंट है साथियों। कौन सी जोड़ है माय डियर फ्रेंड, लैप ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। देखिए साहब, लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग के लिए यूज हो जाती हैं, बात तो सही है, हम सब लोग जानते हैं। हमारी जो लैप वाइंडिंग है पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर और पोल की संख्या ब्रश की संख्या के बराबर। इसमें हम सब जानते हैं मेरी करंट उच्च होती है और मेरा वोल्टेज निम्न होता है। लेकिन दूसरी बात है साहब, मेरा जो वेव वाइंडिंग है इसमें ए का मान 2 ही होता है, पैरेलल पाथ यहाँ बहुत कम होते हैं, 2 ही होते हैं। इसमें मेरी वोल्टेज उच्च होती है, करंट निम्न होती है। लैप वाइंडिंग एक प्रकार की मेरी क्या है, समांतर वाइंडिंग के रूप में जानी जाती हैं, और मेरा वेव वाइंडिंग एक प्रकार से यह श्रेणी वाइंडिंग के रूप में क्या होता है साहब, स्वीकार किया जाता है। किस रूप में, श्रेणी वाइंडिंग में। तो देखिए दोनों बातों को ध्यान दें, निम्न करंट और उच्च वोल्टेज के लिए वेव और उच्च करंट के लिए हमारी लैप, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और बी भी सही है, दोनों मेरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए सीबी एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध, सीबी हो गया आपका कॉमन बेस, इसका पूरा नाम क्या है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, मतलब मेरे ट्रांजिस्टर की बेस टर्मिनल, मेरे ट्रांजिस्टर की बेस टर्मिनल आपकी कहाँ होगी, आउटपुट और इनपुट दोनों हिस्सों में आपकी कॉमन होगी। इसका ये मतलब है हम लोग ज़्यादातर जो है कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर के रूप में
ज्यादा प्रीफर करने का काम करते हैं। किसका करते हैं? कॉमन इमीटर का हम ज्यादा प्रेफरेंस करने का काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो सिचुएशन है कॉमन बेस एम्पलीफायर की, उसके इनपुट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस इसका इनपुट प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब अगर आप देखना चाहें तो मेरे कॉमन बेस का इनपुट लगभग आपका 20 ओम से लेकर के आपका 100 ओम के बीच हुआ करता है। ठीक है, लेकिन इसके आउटपुट प्रतिरोध की हम बात कर लें तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये 400 किलो ओम से लेकर के, ये 400 किलो ओम से लेकर के 1 मेगा ओम के क्या होता है? बीच होता है। समझ गए क्या होता है? 400 किलो ओम से लेकर के 1 मेगा ओम के बीच होता है, यानी काफी ज्यादा इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या होता है? काफी ज्यादा इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यानी इनपुट आपकी कम, आउटपुट आपका क्या हो गया? हाई। ये कहाँ मिल रहा है हमको? कॉमन बेस एम्पलीफायर में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए, तो सीरीज में अगर आपने 3 लैंप को जोड़ दिया है, इस तीनों लैंप को नियंत्रित करने के लिए नेचुरल सी बात है, सप्लाई के साथ अगर जोड़ा है साहब तो एक ही स्विच क्या है? काफी है। यही स्विच तीनों को ऑन ऑफ कर देगी, ज्यादा स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज में मेरी करंट हर जगह सेम होती है और एक जगह से जब धारा ब्रेक हो गया तो अगले जगह भी नेचुरली क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन नंबर डी, सीरीज में एक ही स्विच से हमारा काम चल जाता है। एक डैश छेनी में तिरछी धार होती है और उसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले को झाड़ने के लिए करते हैं। बताइए साहब, कठोर जो मसाला है, सीमेंट कंक्रीट, ये सब जो जम गया है, उस जमे हुए सीमेंट कंक्रीट को बढ़िया से झाड़ने में हम इसकी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वह मेरा कौन सा छेनी है? तो तिरछी धार वाली मसाला झाड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संयुक्त छेनी का, ज्वाइंट छेनी का यूज करते हैं। इसमें एक पत्थर आपका ऐसा, एक पत्थर आपका नीचे डबल कट वाला पत्थर रहता है, और आप जानते हैं कि छेनी का जो सिरा है इसके ऊपर में यहाँ हैंडल लगी होती हैं, और फिर आपका ये छेनी हमारी है, इसके ऊपर हथौड़े से हम चोट मारते हैं। ठीक है, जनरली यह जो है आपका एक प्रकार का क्या होता है? कोल चीजल होता है। क्या होता है साहब? यह कोल चीजल होता है। मेटल को कटिंग वटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं साहब? तो आपका हॉट चीजल का यूज करते हैं। ये मेरा क्या है? कोल चीजल है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अब इसमें मैं क्या करूं? आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन बनाते हैं, वहां क्वेश्चन मान लीजिए कुछ अलग तरीके का है, वहां आपको कठिनाई महसूस होती है, तो इसमें क्या आपको मैं समझाऊं? आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन बनाइए, उससे कोई आपत्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। छात्र को जितना हो सकता उतना प्रयास करना चाहिए। तरीका बस यही है कि आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। एक अच्छे विद्यार्थी का यह लक्षण होता है, मोटिवेट करने से बहुत बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट किस बात से होता है उसको समझिए। बात ये ध्यान देनी है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, किस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उस टाइप के कंसेप्ट को बुक से पढ़िए, शिक्षक ने जो आपको बताया हो उस कंसेप्ट का यूज करिए। यूज करने के बाद फिर उस तरह के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए और तब जाकर के टेस्ट दीजिए, देखिए फिर बनेगा। तो हमें अपनी कमजोरियों को पहचाननी है, उन कमजोरियों को दूर करना है, समझ गए? तब हम मजबूत होते हैं। ठीक है कि नहीं? तब हम मजबूत होते हैं। ये तरीका होता है। इसलिए परेशान एकदम नहीं होना है। ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपने जितना पढ़ा है दैट इज टू मच सफिशिएंट। ठीक है, और आप ये बात यकीन मान लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट का स्टैंडर्ड, इसरो का स्टैंडर्ड, बीएसपीएसएल का स्टैंडर्ड, सबका एक अलग अलग परफॉर्मा होता है। ठीक है कि नहीं?
तो सब अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेटलमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि एएलपी का क्वेश्चन जो होगा बीएसपीएसएल भी उसी तरह से लेकर चलेगा, नहीं। तो क्वेश्चंस में वेरिएशंस होती हैं, ये एक अलग बात है, समझ गए कि नहीं। और खाली न्यूमेरिकल से पूछता है, ये सभी भ्रांतियां मत रखिए। और आपको यहां 75 में 75 लाना भी नहीं है, आपको यहां 28 लाना है। आप 40 का टारगेट लेकर चलिए और फिर आप अपने काम में लगे रहिए। यही मेहनत करना है, यही ध्यान देना है। चलिए, अब कह रहा है साहब, डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट किसके बराबर होती है? क्वेश्चन बड़ा ही कठिन है। डिजिटल प्रणाली में कह रहा है 1 बाइट किसके बराबर होती है? जल्दी से बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा, आप लोगों से ही उम्मीद है। 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट होता है। क्या होता है सरकार? 8 बिट। तो आंसर तो मेरा मिल गया, लेकिन और भी कुछ चीजों को जान लीजिए। 1 निब्बल जो है वह कितने के बराबर? 4 बिट के बराबर, है ना। तो यानी आपका 2 निब्बल बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाइट हो जाएगा, क्योंकि यह फिर कितनी होती हैं? 4 गुना 2 बराबर 8 बिट के बराबर होती है ना। इसीलिए 2 निब्बल 1 बाइट के बराबर, जो कि 4 दूनी 8 आपका बिट हो गया। ठीक है। 1 किलो बाइट की बात अगर हम करें, 1 किलो बाइट की हम बात करें, तो वह कितना हो जाएगा? 1024 बाइट के बराबर। फिर इसी तरीके से हम लोग जो है मेगाबाइट की बात करेंगे, है ना। क्या करेंगे? 1 मेगाबाइट की बात करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 1024 आपका किलो बाइट के बराबर। तो बस इस छोटे छोटे रिलेशंस को आपको याद रखना है और अपने मंजिल तक साथियों पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा, निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संबंध में आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या रिलेशन होती हैं? यानी निवेश मतलब होता है इनपुट और निर्गत मतलब होता है आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट इंपिडेंस के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। गौर कीजिएगा साहब, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर को सीरीज एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, सीरीज एम्पलीफायर। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मेरी इनपुट इम्पीडेंस, विद्वानों मेरी इनपुट इम्पीडेंस बताइए साहब, लो होगा कि हाई होगा? इनपुट इम्पीडेंस लो होगा कि हाई होगा? इसका इनपुट इम्पीडेंस उच्च होता है, वह आउटपुट आपकी क्या होती है? निम्न होती है। आउटपुट का इम्पीडेंस मेरा क्या होता है? बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। तो यानी इनपुट हो गया आपका उच्च, आउटपुट हो गया आपका मिनिमम, है ना। और आप जानते हैं इससे क्या फायदा होता है कि आउटपुट में लेस इम्पीडेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप का भी मान बहुत कम होता है। यानी आपका आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप ना के बराबर होता है और हमारी करंट आपको क्या होती है? प्रॉपर सुटेबल आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। क्या होती हैं? सुटेबल करंट हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और विद्यार्थी जी, इसको हम लोग आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज किए बिना भी लोड को हम लोग सप्लाई देने का काम करते हैं। लोड के साथ इसको हम लोग जोड़ने में सक्षम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नीचे दिया गया चिन्ह पहचानिए। अब मैंने समझाया है आपको, जिसमें हमारी क्या हो, अंदर की तरफ तीर हो, वह क्या हो जाता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। जिसमें मेरा साहब क्या हो जाए, ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसमें बाहर की तरफ तीर हो, बेस, कलेक्टर और इमीटर, वह मेरा क्या हो जाता है? एनपीएन हो जाता है। याद रखना, जिसके साथ तीर हो
जिसके क्या हो, साथ तीर का निशान हो, वह मेरी इमीटर की टर्मिनल होती हैं। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, हैवी डोपिंग। याद रखना, डोपिंग के कंसंट्रेशन की बात अगर हम करेंगे तो डोपिंग के कंसंट्रेशन की बात करेंगे सबसे ज़्यादा ई का, ई के बाद कलेक्टर का, कलेक्टर के बाद सबसे कम किसका, बेस का। ऐसी हमारी क्या होती है, डोपिंग की सिनारियो होती है। तो दिया गया मेरा कौन सा संकेत है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर दो शब्द ट्रांस प्लस ईस्टर से बना है। किससे बना है साहब, ट्रांस प्लस ईस्टर से बना है। यानी आपका लो रजिस्टिव सर्किट से हाई रजिस्टिव सर्किट में सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये इसका नैतिक फीचर होता है। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, आप यह भी जान लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसा है साहब कि हमारी ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होती हैं तो यह किस रूप में काम करती है, ठीक है, ये किस रूप में काम करती है, जब एक्टिव रीजन में होती हैं तो यह साहब एम्पलीफायर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, सिग्नल के बैंडविड्थ को मजबूत बनाने का काम करती है। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेफेट को डैश ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। जेफेट का पूरा नाम तो पहले आप देख लीजिए साहब, ये होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। और ये हमारी यूनिपोलर होती हैं। क्या होती हैं, यूनिपोलर होती हैं। या तो इसमें साहब सिर्फ होल्स के कारण कंडक्शन होता है या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसीलिए जहां होल्स के कारण होता है वह आपका पी चैनल जेफेट होता है, और जहां मेरा इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है वह आपका एन चैनल जेफेट होता है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, यह एक प्रकार की वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है मेरे दोस्तों, ये एक प्रकार की वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर दिस मच, यूनिपोलर, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीसीबी तैयार करते समय, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करते समय हम लोग कॉपर का एक परत लेते हैं और सर्किट पैटर्न को इसके ऊपर साहब समझ लीजिए छापने का, प्रिंट करने का प्रयास करते हैं, और उसी पैटर्न, सर्किट पैटर्न से हम अपने कंपोनेंट्स को इसके साथ जोड़ते हैं, जो चालक के लिए सुगम पाथ यानी वायरिंग का पाथ, सप्लाई का पाथ, धारा प्रवाह का पाथ देता है। उस प्रक्रिया को क्या कही जाती है, उसको हम लोग एचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग एचिंग कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग डियर फ्रेंड, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, और हमारी जो आपका पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। समझ गए, आपको मैं बता दूं साहब कि पीसीबी हम सभी लोगों ने जो डिजाइन किया, तो पीसीबी के डिजाइन करने के बाद हमारी अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमारी जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आपके पीसीबी के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को हम एक ही साथ असेंबल करते हैं, जो कि आपका कई सारा रेडियो है, टेलीविजन है, आपका कंप्यूटर है, हर जगह हम लोग इसका विशेष रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं? तो मेरा राइट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या है कि वो भटक रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, किसको कितना मार्क्स आ रहा है, किसको कैसे आ रहा है, ये सब अब जानने, समझने और पूछने का टाइम नहीं रहा। ये सब जानने, पूछने, समझने का समय नहीं रहा। अब समय सिर्फ क्या है, अपने मेहनत करने का है। दूसरा अपना क्या करना है वो कर रहा है, इसलिए अपने आप को साधिए, स्वयं को मजबूत करिए, स्वयं को संतुष्ट करिए और स्वयं के लिए सफलता पाने का प्रयास करिए। इसी पर ध्यान फोकस करिए, बाकी इधर उधर भटकिए मत। फिल्टर सर्किट में इंडक्टर क्या करता है, हम सब जानते हैं। फिल्टर सर्किट का काम है मेरे पल्सेटिंग डीसी को, रेक्टिफायर के पल्सेटिंग डीसी आउटपुट को किसमें बदल देना। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट को आपको किसमें बदलता है, यह आपका परफेक्ट डीसी आउटपुट में बदलने का काम करता है। हमारी जो साहब इंडक्टर है, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होती हैं,
डीसी सप्लाई जब देते हैं तो 2 पाई एफ एल यानी 2 पाई इंटू 0 इंटू एल, यानी आपका एक्सएल का मान 0 होता है, यानी डीसी को कोई रुकावट नहीं है, यानी मेरा इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है और एसी को साहब रोकने का काम करता है, जिससे मेरा बाइफर्केशन सेपरेशन हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा, यह डीसी को क्या कर रहा है, एसी को ब्लॉक कर रहा है, डीसी को पास कर रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, डी हो गया। याद रखेंगे डीसी को ब्लॉक और एसी को पास कौन करता है, ये काम मेरे कैपेसिटर का है। ये किसका काम है, ये कैपेसिटर का काम है। तो इसीलिए इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, मेरा कैपेसिटर डीसी को रोकता है, एसी को जाने देता है, और मेरी इंडक्टर एसी को रोकती है और डीसी को क्या करती है, अलाउ करती है। ये ध्यान रखिएगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कवचयुक्त केबल से क्या लाभ है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ आर्मर्ड केबल। तो हमने क्या काम किया साहब, कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन दिया ताकि मेरी कंडक्टर आपस में शॉर्ट न करे। पेपर इंसुलेशन के बाद फिर हमने लेड का सीथ लगाया जिससे यह नमी से बचा रहे। लेड सीथ के ऊपर फिर हमने क्या की, जूट और जस्ती की बेडिंग कर दी जिससे हमारी जर्क को राहत मिले और वो जर्क डायरेक्ट हिट किस पे ना करे, मेरे लेड सीथ पर ना करे। इसके फिर ऊपर हमने क्या किया, तो साहब जी जीआई का या स्टील का हमने रड लेकर के उसका हमने क्या किया साहब, पट्टी लगाने का काम किया। क्या किया हमने, गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील का रड लेकर के उसके चारों ओर ऊपर से कवर दिया। ये काम हम करते हैं साहब यांत्रिक मजबूती के लिए। किसके लिए करते हैं, यांत्रिक मजबूती के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। और फिर सबसे लास्ट में वेदर से सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पर क्या की, सर्विंग कर दी। तो इस तरीके से आपका कंपोनेंट होता है CIMBAS होता है, सिम्बस होता है, यानी C फॉर कंडक्टर, I फॉर इंसुलेशन, M फॉर मेटालिक सीथ या लेड सीथ, B फॉर बैडिंग, A फॉर आर्मरिंग एंड द लास्ट वन S इज सर्विंग। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पर मुख्य मकसद है, उच्चतम यांत्रिक प्रभाव को मेंटेन रखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं साहब, आर्मरिंग का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, आर्मरिंग का कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है पवन जी। पवन जी का कहना है कि 45 से 50 नंबर तक हम ट्रेड में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पवन जी, इसी तरह से मन लगा के पढ़िए। 14 और 15 नंबर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही किया है, मुझे सूचना दे दी है। निश्चित रूप से आज 14 और 15 में आपका अपडेट करवाता हूं, और 16 नंबर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आई थिंक 16 नंबर का टेस्ट होना है ऑफलाइन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जो है तो आज 16 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समिट ट्रिगर को किस नाम से जाना जाता है, साथियों ध्यान रखिएगा। समिट ट्रिगर जो हमारा है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है और हाईलाइटेड भी है, पूछा भी गया था साहब। इसको हम लोग स्क्वायरिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्क्वायरिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। यह काम क्या कर रहा है, तो सरकार ये एनालॉग सिग्नल को, ध्यान रखिएगा साहब जी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल में बदल रहा है। क्या करता है, इसमें डिजिटल सिग्नल में बदलता है। एनालॉग को किसमें बदलता है मेरे मित्रों, एनालॉग को डिजिटल में बदलने का यह काम करता है। इसका प्रयोग जो है हम कहां कहां करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग में करते हैं। कहां करते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग में। सिग्नल कंडीशनिंग में इसका हम प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं मेरे डियर फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग ऑप्टिकल, कहां कर रहे हैं, ऑप्टिकल इनकोडर में भी इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो कई जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है
यदि आप अभी भी अंतिम समय में चाहते हैं कि हम फास्ट रिवीजन कर ले, तो आप हमारे बूस्टर बैच, ट्रेड के बूस्टर बैच से जुड़ सकते हैं। वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आर्मेचर वेंडर सभी छात्रों के लिए काम करेगा। बीटेक डिप्लोमा भी यदि आप हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आपने एलपी का परीक्षा CBT2 देना है, तो वहां भी आपको ये मदद करेगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस ऑनलाइन में चल रही हैं। रिवीजन, बूस्टर रिवीजन बैच, ये बैचेज भी साहब आप इसके माध्यम से अपने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों पर पकड़ बना सकते हैं और अंतिम समय में काफी मदद करेगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर यह क्या है बैच उपलब्ध है साथियों, और आप लोग जीत और मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस बैच से जुड़कर। आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपेन की पोलरिटी। डीसी जनरेटर की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, मेन पोल के बीच में जो पोल रहता है उसे हम इंटरपोल कहते हैं, और इंटरपोल की वाइंडिंग किससे जुड़ी होती हैं? मेरे आर्मेचर से जुड़ी होती हैं। इसका मुख्य पर्पस है साहब आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना, कम करना। क्या करना? आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। और दूसरे नंबर पर मेरी जो साहब जी आपकी चिंगारी उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना, आपका कम्यूटेशन के दौरान स्पार्क लेस कम्यूटेशन का डेवलपमेंट करना। क्या करना? स्पार्क लेस कम्यूटेशन को सुनिश्चित करना भी क्या है, इसकी जिम्मेदारी होती है। अब यह जो मेरा इंटरपोल है, इस इंटरपोल को कई बार पूछा जाता है, इसे हम लोग कॉम पोल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो मेन पोल के बीच में यह क्या है साहब, कॉमन है। अगर जनरेटर की बात होगी तो यह क्या होता है, मेन पोल के यानी आपका जो इंटरपोल है वो अपने अगले मुख्य पोल की पोलरिटी के समान होता है। ठीक है, अगर यही मोटर रहता तो पिछले के क्या होता, समान होता। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, घूर्णन की दिशा में आगे पोल की ध्रुवता के समान होता है। कहां पर? आपका डीसी जनरेटर में। अगर हमारा मोटर रहता तो मोटर में यह पिछले के समान होता। जनरेटर में अगले के समान होता है, मोटर में पिछले के समान होता है। तो राइट आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर सी, अगले की ध्रुवता के क्या है, समान है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है साहब। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युत उपकरण का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। नंगे तार के साथ काम करिए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नंगा तार मत पकड़िए, जीवन बची तो लाखों पाए, अब की नहीं तो फिर कभी। यानी इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जीवन महत्वपूर्ण है साथियों। आप हैं तो दुनिया खूबसूरत है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो है वह आपके होने से है सरकार। चलिए अगला प्रश्न जरा कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कष्टदायक है और टफ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घरेलू ग्राहकों सिंगल फेज की आपूर्ति 230 वोल्ट की दी जाती है, जो हमारा एक फेज प्लस एक न्यूट्रल के माध्यम से कंज्यूमर्स को प्रदान की जाती हैं। इसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ते हैं, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमें जो आउटपुट मिलती हैं वो 3 फेज 4 तार की प्रणाली से प्राप्त होती हैं। और आप जानते हैं यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेरा डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होता है। 11 केवी को 230 और 420 के रेंज में, 440 420 के रेंज में बदलता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है, और हम लोग जो फ्लक्चुएशन है वह लगभग 10% तक सस्टेन करने में कामयाब होते हैं। कोशिश मेरा 5% से नीचे ही रहे, फ्लक्चुएशन तो वही रहना चाहिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर और बिजली की चोरी से भी बचाव के लिए हम लोगों ने अब किसका यूज करना शुरू कर दिया है? तो अब हम लोगों ने केबल का यूज करना शुरू कर दिया है। यानी अब आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में भी, ग्रामीण इलाकों में भी आप देखते होंगे कि हमारा क्या हो गया है, सब जगह अब केबल का ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। सब जगह अब क्या किया जाने लगा है साथियों? केबल का ही प्रयोग किया जाने लगा है। तो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? वाह
किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा बढ़िया है? रेसा है, चीनी मिट्टी है, अभ्रक है, बेकेलाइट है? कोशिश कीजिए साथियों, कष्ट कीजिए थोड़ा सा। दिए गए पदार्थों में सबसे बढ़िया किसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है? हम सब जानते हैं हमारी माइका जो है इसका प्रयोग हम लोग पेस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में, सॉलिड स्ट्रक्चर में, तीनों रूप में हम इंसुलेशन के लिए करते हैं। 85% इंडस्ट्री में इंसुलेशन के लिए माइका का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ताप सहने की क्षमता भी इसकी अन्य की अपेक्षा उच्च होती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम किसके साथ आगे बढ़ें? अभ्रक के साथ आगे बढ़ें। यह आपका 20 से 40 के भी प्रति mm के रेंज में जाता है। क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान रखिएगा 20 से 40 के भी प्रति mm के रेंज में इसकी क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुआ करती है। पोर्सिलिन का इससे थोड़ा कम होता है साथियों। परिपथ को डैश से सुरक्षित करने के लिए ELCB, तो मैं सब लोगों को बता दूं, मेरी ELCB जो होती हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यह कई तरह की सुरक्षा देने का काम करती हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मतलब स्पष्ट है साहब, यह जो सर्किट ब्रेकर है अर्थ फॉल्ट से भी हमको क्या करती है? सुरक्षा देने का काम करती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, आपका लीकेज करंट और उपयुक्त सभी है, तो क्या उत्तर आपको लगता है सुटेबल होना चाहिए साथियों? ध्यान रखिएगा, बताइएगा क्या हो सकता है? सबका जड़ तो एक ही है ना जी। सबका जड़ क्या है? कोई भी परिस्थिति हमारी होती है, सारी परिस्थिति में जो दुविधा और संकट और नुकसान होता है वह मेनली लीकेज करंट के कारण होता है। मेनली किसके कारण होता है? लीकेज करंट के कारण होता है। तो मुख्य रोल तो मेरा लीकेज करंट का है। इससे जब हमको सुरक्षा मिल गई तो फिर समस्या ही मेरी क्या हो गई? सारी समस्या ही हमारी समाप्त तो हो गई। ठीक है, क्या हो गई? मेरी सारी समस्या ही समाप्त हो गई, कुछ और हमारे लिए बचता ही नहीं है। ठीक है, तो मेन रोल किसका है? लीकेज करंट का है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यह सभी चीजों की समस्याओं को क्या करेगा? सारे संकटों से हमको बचाने का काम करेगा, संकट मोचक का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रभावशाली रूप से देखें तो जड़ सबका लीकेज है, इसीलिए हमने सी ले लिया है। डीसी मोटर के आर्मेचर में 39 खांचे हैं और 12 चालक प्रति खांचे हैं, तो कुल चालक की संख्या क्या होती है? ध्यान रखिएगा साहब जी, कुल चालक की संख्या यह मेरी हो जाती है, खांचों की संख्या क्या होती है? खांचों की संख्या प्लस चालक प्रति खांचे। क्या होता है? चालक प्रति खांचे। इसको हम ऐसे लिखते थे, Z बराबर S इंटू सी, यानी नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू कंडक्टर पर स्लॉट्स। तो क्या हो जाएगा? 39 इंटू 12, दैट बिकम्स हाउ मच? 39 इंटू 12 गुना करके बताइए, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 468, बिल्कुल सही कहा साथियों, 468। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। किसके साथ आगे बढ़ेंगे? ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में अधिकतम एफिशिएंसी कब मिलती है? ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी तब मिलती है जब मेरी कॉपर लॉसेस आयरन के बराबर हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस है जो मेरे धारा के वर्ग का समानुपाती होती हैं, और मेरी जो आयरन लॉस है ये कांस्टेंट लॉस है, फिक्स लॉस है। क्या है साहब? कांस्टेंट लॉस है। इसके दो पार्ट हैं, एडी करंट प्लस हिस्टेरेसिस। यह कंप्लीट रूप से हमारी कैसी लॉस है? यह कंप्लीट रूप से मेरी मैग्नेटिक लॉसेस हैं। कैसी लॉसेस हैं? मैग्नेटिक लॉसेस हैं। तो जब मेरा कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम क्या कहें? ताम्र ह्रास किसके बराबर होना चाहिए? कोर के बराबर होना चाहिए, तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधानों के बीच, यूनि जंक्शन नाम से ही संस्कार समझ में आ गया कि एक ही इसमें जंक्शन होता है। क्या होता है? एक ही जंक्शन होता है। ठीक है, और हमारी 3 टर्मिनल होते हैं, आपका बेस 1, बेस 2 और एक इमीटर होता है। ठीक है,
और मेरी जो यूजेटी है साथियों, इसके दोनों बेस के बीच में B1 और B2 के बीच में आपसे पूछ रहा है मेरा प्रतिरोध कितना होता है। तो आप गारंटी के साथ इस बात को माइंड में रख लीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड काफी अधिक होता है, लगभग 5000 से लेकर के 10,000 ओम के क्या होता है, बीच होता है। ठीक है, कितना होता है, 10,000 ओम के बीच होता है। और जो टर्मिनल है वह एक जंक्शन और दो परत वाली होती है। क्या होती है, यह एक जंक्शन और कितने लेयर वाली होती है, एक जंक्शन व दो परत वाली, एक जंक्शन और दो परत वाली आपकी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होता है, एक जंक्शन और दो परत वाली होती है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बता दिया आप लोगों ने जवाब। कह रहा टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों, टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, हम लोग वोल्टेज को नियंत्रित करके क्या करते हैं, वोल्टेज को नियंत्रित कर हम स्पीड को नियंत्रित करते हैं। और वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। आजकल हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या किया है साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर का आजकल हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो मेरा इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित कर हम क्या करते हैं, अपने स्पीड का नियंत्रण कर पाते हैं, आपका टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, दोनों जगह पर। ठीक है, आइए, किसी एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति होती है एल और सी। तो हमारा जो एलसी परिपथ है, आप जानते हैं एल और सी परिपथ हो तो एल मेरा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, किस फॉर्म में साहब, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। और मेरा सी क्या करता है सरकार, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। किस रूप में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये दोनों मुख्य बातें हैं जो आप जानते हैं। ठीक है, और जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट एक साथ होती हैं, फिर क्या होता है, जब दोनों डिफरेंट टाइप की एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट एक साथ होती हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो रिजोनेंट कंडीशन पर कंसीडर होती हैं, और उसका मान 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। अगर इसका कनेक्शन हमने कैसे कर दिया सरकार, सीरीज में कर दिया। तो सो वी आर गोइंग विद द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारी संरचना के आधार पर मिलता है साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीनर डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है। जीनर डायोड में हमारा क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। जीनर डायोड जो है, एक तो सबसे पहले आप जान लीजिए हमारी जीनर डायोड आपकी क्या है, ध्यान रखिएगा। हमारी जीनर डायोड जो है साथियों, यह एक ऐसी डायोड है जो किस बायास में काम करती है, तो हम सब जानते हैं यह आपका रिवर्स बायास में काम करती है। कैसे काम करती है, रिवर्स बायास में, यानी इसके एन टाइप के टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, आप पी टाइप को क्या करते हैं, बैटरी के निगेटिव से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान ये देना है माय डियर फ्रेंड कि जीनर में जो ब्रेकडाउन हो रही है रिवर्स के बिहाफ में, वह आपका क्या कहलाता है, एवलांचे इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एवलांचे ब्रेकडाउन कहलाता है। और इस एवलांचे ब्रेकडाउन में ऋणात्मक
आपकी क्या होती है, वोल्टेज का मान इतना बढ़ा दिया जाता है कि अचानक मेरी करंट क्या हो जाए, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वोल्टेज इतना बढ़ा दिया जाता है कि सडनली मेरी क्या होती हैं, आपकी रिवर्स करंट काफी इंक्रीज कर जाती हैं, तब जाकर के यह सिचुएशन पैदा होती है। इसीलिए हमारा सही क्या होगा स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विदिशात्मक युक्ति है, बाय डायरेक्शनल अवयव कौन सा है, बीजेटी, एससीआर, जीटीओ और ट्रायक। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कोशिश कीजिए सरकार बताने का। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब दे देंगे। मेरा ट्रायक जो है यह बाय डायरेक्शनल है, इसका पूरा नाम है साथियों ट्रायोड फॉर एसी, इसका पूरा नाम क्या है, ट्रायोड फॉर एसी। जीटीओ आपका क्या है, गेट टर्न ऑफ, ठीक है। बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और आपका एससीआर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यह क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ये मामला है साथियों। तो डी नंबर मेरा क्या होता है, बायपोलर। डीसी शंट में मेरा जो टॉर्क है वह आर्मेचर धारा के, तो मेरी टॉर्क क्या होती हैं, आर्मेचर करंट के स्क्वायर का समानुपाती होती हैं। कब साहब, बिफोर सैचुरेशन। कब, बिफोर सैचुरेशन। आफ्टर सैचुरेशन यह मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या हो जाती हैं, मेरा टीए सिर्फ आईए का समानुपाती, क्योंकि उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, मेरा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज में कांच का एक ट्यूब किस पदार्थ से भरा होता है, तो मेरा कांच का एक ट्यूब किस से भरा होता है, कांच का जो ट्यूब है उसमें निश्चित रूप से हम क्या डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। और ये लिक्विड एचआरसी फ्यूज का प्रयोग जो है, यहाँ देख लीजिएगा, इस जगह पे हमने ट्यूब डाला है, इसमें लिक्विड हमारी है साथियों, क्या है, यहाँ पर हमने भर दिया है किसको, हमने भर दिया है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को, CCl4 को भर दिया है। और यह कारतूस नली के दोनों तरफ टोपियों से क्या होता है, बंद होता है साहब। हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं। चलिए, किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 है, तो वह कौन सा सेल होगा, वह वोल्टेज जिसका हमारा रेटेड वोल्टेज पर्टिकुलर सेल का वोल्टेज 1.2 है, दैट इज निकल कैडमियम। क्या है, निकल कैडमियम का 1.2 वोल्ट होता है। लिथियम आयन का मेरा 2.85 से लेकर 3.3 वोल्ट के बीच होता है। लेड एसिड का साहब नॉर्मली हम लोग 2 वोल्ट ले लेते हैं, हालांकि 2.2 होता है। जिंक सिल्वर का बताइए, जिंक सिल्वर ऑक्साइड का 1.86 वोल्ट होता है। तो हमसे 1.2 पूछा था, तो मेरा कौन सा हो गया, निकेल कैडमियम हो गया। क्या हो गया, निकेल कैडमियम हो गया। ठीक है, चलिए सरकार, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 33 नंबर को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीसी सीरीज है, पारुल जी, पारुल सर आप देख लीजिए इसको बढ़िया से। डीसी सीरीज है मेरा, डीसी सीरीज में मेरा टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती और मेरे आईए के समानुपाती होता है, और मेरी फ्लक्स आईए के समानुपाती होती है। इसीलिए बिफोर सैचुरेशन आईए स्क्वायर का समानुपाती हो जाता है। आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाता है, ठीक है, आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाता है, तो फाई कांस्टेंट हो जाता है और मेरी आईए का ही सिर्फ समानुपाती होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर धारा के स्क्वायर का समानुपाती करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा साहब, द सिचुएशन इज बीइंग क्या, हमारी मशीन कैसी हो, ध्यान रखिएगा, मेरी मशीन कैसी हो, श्रेणी हो। ठीक है, कैसी हो, श्रेणी हो। लेकिन अगर बात यहां पर क्या हो जाए, बात यहां पर संट मोटर की हो, तो जब संट मोटर की बात होगी तो संट में मेरा फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, मेरा फ्लक्स कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट जब मेरा फ्लक्स होता है तब क्या होती है, आपका फाई तो कांस्टेंट है तो सेपरेट हो गया,
क्या हो गया, मेरा फाई कांस्टेंट है तो फाई सेपरेट हो गया। जब फाई सेपरेट हो गया तो फिर क्या होगा, सिर्फ आपका IA का समानुपाती होगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ IA का समानुपाती होगा। तो दोनों चीजों को याद रख लीजिएगा। शंट मोटर की स्थिति होगी, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, मेरा टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होगा। ठीक है। और अगर आपकी क्या हो जाएगी, DC सीरीज होगी, तो वैसे केस में आपका क्या होगा, मेरा टॉर्क IA² का समानुपाती बिफोर सैचुरेशन होगा। और आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाएगा साहब, आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाएगा, तो आपका सिर्फ IA के समानुपाती। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में शंट दिया है। जब क्वेश्चन में शंट दिया है तो हम लोग कौन सा उत्तर ले लें, जब क्वेश्चन में शंट दिया है तब हम लोग क्या ले लें, आर्मेचर धारा ले लें। और ये किसके लिए, श्रेणी के लिए, ये किसके लिए, शंट के लिए। ठीक है। तो अगर मेरा क्वेश्चन में शंट है तो हम लोग C लेंगे, अगर क्वेश्चन में मेरा सीरीज है तो हम लोग B लेंगे। यही मेरा मेन बात है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न देख लीजिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक जुड़ा होता है, तो हमारी चोक सदैव कैसे जुड़ी होती हैं, हमारे परिपथ के साथ साथियों, श्रेणी में। परिपथ के कैसे जुड़ी होती हैं, सीरीज में जुड़ी होती हैं। ठीक है। लैंप के साथ कैसे जुड़ी होती हैं दोस्तों, सीरीज में जुड़ी होती हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका काम तो सब लोगों को पता है, क्या करना, उच्च वोल्टेज डिस्चार्ज के लिए देना। क्या देना, उच्च वोल्टेज डिस्चार्ज के लिए प्रदान करना। और साथ ही साथ जब डिस्चार्ज हो जाए तो धारा का क्या करना, नियंत्रण करना। डिस्चार्ज हो जाए तो धारा का नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला कह रहा है भूतार के निर्माण हेतु, तो देखिए भूतार के निर्माण हेतु मेरा सबसे फेवरेबल मटेरियल सस्ता कौन सा पड़ता है, सस्ता पड़ता है आपको GI। लेकिन कॉपर मेरा बेस्ट होता है, बट यह क्या है साहब, महंगा होता है। कॉपर मेरा बेस्ट मटेरियल है लेकिन ये महंगा होता है। महंगा होने के कारण इसका जो है जनरली बहुत लोग यूज नहीं करते, जो आर्थिक रूप से सक्षम है वही यूज करते। लेकिन यहाँ पूछा है तो हम ज्यादातर ग्राउंड वायर के लिए किसका यूज कर लें, जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो GI है, इसीलिए हम इसी को लेकर आगे बढ़ जाएं। महंगा होने के कारण बढ़िया है लेकिन महंगा है, हम लोग इसका प्रयोग कम करते हैं। और रही बात साथियों ध्यान रखिएगा, तो GI के बारे में, यानी आप एक बात ध्यान रखिएगा, GI के बारे में, यह जंग रोधी होता है। क्या होता है, जंग रोधी होता है। इस पे जंग बिल्कुल भी मेरा नहीं लगता है। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि यह जो है आपका साहब भूतार की जब भी बात होगी उसका सांकेतिक निरूपण जो हम रंगों में करते हैं वह कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। निम्न में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है, तो मेरा लक्स जो है साहब वह इकाई होता है इल्यूमिनेशन बराबर आपका फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसको ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। और आप याद रखिएगा 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। मेरा उत्तर हो जाएगा साहब प्रदीप्ति। क्या हो जाएगा, प्रदीप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए, तापन अवयव की प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, तभी तो मेरा I² लॉस होगा और मेरी हीट क्या होगी साहब, अत्यधिक हमको प्राप्त होगी। और जितना भी तापन अवयव है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा क्या है, नाइक्रोम ही है। सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल में लिया जाता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में साथियों। निकेल और क्रोमियम का क्या होता है, यह मिश्रण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव H बराबर I² RT, जूल साहब का जो नियम है उस नियम पर क्या होता है साथियों, यह संचालित होता, उसी नियम पर यह क्या होता है, आधारित होता है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर D। चलिए, रिएक्टिव शक्ति डैश के द्वारा व्यक्त की जाती है। क्या होती है, रिएक्टिव शक्ति डैश के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। रिएक्टिव शक्ति जो है हम लोग Q से सूचित करते हैं। Q बराबर VI sin phi होता है। क्या होता है, VI sin phi होता है, जहां VI मेरी क्या होती है, एपरेंट पावर होती है, वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के रूप में
क्या होती हैं, अपरेंट पावर होती हैं। और साइन फाई आपकी क्या होती हैं, वाटलेस कंपोनेंट होती हैं, या यूं समझें तो हम इसे रिएक्टिव फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रिएक्टिव फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, VAR होता है। ये VI cos थीटा या cos फाई क्या है, यह मेरा एक्टिव पावर है। क्या है साहब, यह एक्टिव पावर है। इसका यूनिट आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ये VI मेरी क्या है साहब, यह अपरेंट पावर है, यानी आपका टोटल पावर है ना, आभासी शक्ति है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है इसका यूनिट, वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन में अगर फेज फॉल्ट हो तो किस तरह के रिले को प्राथमिकता देंगे। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में फेज फॉल्ट हो तो मेरा रिएक्टेंस रिले किसके लिए होता है, आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। मेरा इम्पीडेंस रिले किसके लिए होता है साथियों, यह होता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और मेरा महो रिले जो होता है, आप याद रखेंगे, यह आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा, नेमा का पूरा नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन 350 से अधिक जो इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं उनका यह एसोसिएशन है। और उसी एसोसिएशन के आधार पर वह अपनी मार्केटिंग और बाकी स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन की गुणवत्ता का क्या करता है, परस्पर संयोग से निराकरण करता है, डिसीजन लेता है। KVR मीटर का उपयोग 3 फेज परिपथ में KVA के किस घटक को मापने के लिए, वाटलेस कंपोनेंट के लिए। क्योंकि KVR मीटर जो है वह VI साइन फाई को माप रहा है, और साइन फाई मेरी क्या है, वाटलेस कंपोनेंट है। तो यह एक ही काम इसका है कि वाटलेस कंपोनेंट को मापने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अगला, ये फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थ का समान होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। कहिए क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो फ्लोरिनेटेड पदार्थ की खासियत होती है, इसका वाष्पीकरण क्या होता है, इसका वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे होता है। क्या होता है, काफी धीरे धीरे होता है। और हम लोग इसको ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ जब मिला देते हैं तो मेरी ट्रांसफार्मर ऑयल का भी वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जल्दी नहीं हो पाता है। साथ ही साथ मेरे तेल की अधिक ताप सहने की क्या होती हैं, अधिक ताप सहने की क्षमता भी होती है, क्षमता हो जाती हैं। तो यह हमारे लिए कहीं न कहीं क्या है साहब, काफ़ी अच्छा माना जाता है ना, और हमारे लिए बेहतर होता है। तो मेरी राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन के डैश भाग के सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। तो डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट की क्षति होती है, तुरंत फटाफट जवाब दीजिए। मैं विद्वानों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आर्मेचर वाले भाग में सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, आर्मेचर वाले भाग में आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। फिर आपका कम्यूटेटर प्लस आपका जो कार्बन ब्रश है, ये सब एरियाज में मेरी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन एडी करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, आर्मेचर में है। आप जानते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग थीन लैमिनेटेड शीट्स का प्रयोग करते हैं, यानी लैमिनेटेड आर्मेचर कोर को बनाने का काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा से, रासायनिक से, प्रकाश से, जल से, सभी जगह से प्राप्त होती है। हम कई रूपों में, पनबिजली से, थर्मल प्लांट से, आपका विंड से, जियोथर्मल से, सन से, हर जगह से हम लोग बिजली को क्या करते हैं, उत्पादित कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है अमित जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका बुद्धा बैच एक्टिव हो गया है। बिल्कुल, बस मैंने कहा था
कि हम लोग अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे और आपके साथ का जो हमने वादा किया है, हम और हमारी संस्थान, यह हमेशा इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपके लिए हमारा जो समर्पण है वो कम नहीं होगा। बाकी भी कुछ छात्र कल चिंतित थे, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था, ठीक है कि नहीं? तो सभी में से सभी छात्रों को मैं कह दूं कि सब लोगों का बढ़ा है, सिर्फ अमित जी का ही नहीं, ऑल छात्रों को बढ़ाया गया है, क्योंकि आप सफल जब तक नहीं होंगे आपका साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो अल्टरेशन इज इजी इन व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग? जब जहां जैसे चाहिएगा परिवर्तित कर दीजिएगा, तो वो चीज मेरा क्लीट में होता है। क्या होता है? क्लीट में होता है। हालांकि यह कैसी वायरिंग है? आपकी क्लीट एक प्रकार की अस्थाई वायरिंग है। कैसी वायरिंग है? अस्थाई वायरिंग है। हालांकि हर दृष्टिकोण से सुरक्षा तो नहीं मिलती है, लेकिन ये टेम्पोररी वायरिंग बहुत ही आराम से क्या होता है, आप जब जहां जैसे चाहिए लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। हर चीज में हमारे लिए सुलभ हो जाता है और इस पर हम लोग पोर्सिलीन का क्लीट ठोक ठोक करके तब तार को समेट करके ले जाने का प्रयास करते हैं। किसके मदद के साथ एसी जनरेटर बिजली को ऊर्जा के बाहरी भार के लिए दे देती है? तो साहब जी, हमारे स्लिप रिंग की मदद से हमारी जो एसी जनरेटर है अपनी ऊर्जा बाहरी सिस्टम को दे पाती है। और ये स्लिप रिंग जो बना होता है जनरली कॉपर का, या नहीं तो मेरा किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क स्थापित करना इसका मेन दायित्व होता है, ये आप सदैव ध्यान रखिएगा। सरकार कह रहा है किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनल पर आरोपित डैश और स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या जवाब इसका दे दीजिएगा साहब? हमारे स्टेटर के टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज और इसकी इंपिडेंस, क्योंकि आई बराबर सब लोगों को मालूम है V बाय जेड होता है। मेरी आई समानुपाती V के होती है और मेरी विद्युत कर्मानुपाती किसके? जेड के। जेड का मान बढ़ेगा आई घटेगी, V का मान बढ़ेगा आई का मान भी बढ़ेगा। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए डियर फ्रेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसा एसिड बैटरी किस में इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4 का, यानी हम किसका यूज करते हैं? H2SO4 का यूज करते हैं। अगर इसका साहब जी ध्यान रखिएगा, इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.28 से लेकर के 1.30 के बीच होता है, तो मेरी बैटरी क्या मानी जाती है? पूर्ण चार्ज है। मेरी बैटरी क्या मानी जाती है? पूरी तरह से क्या है साहब? फुल्ली चार्ज है। मेरी बैटरी क्या है साहब? फुल्ली चार्ज है, ऐसा माना जाता है। इसमें लेड परऑक्साइड का प्रयोग पॉजिटिव प्लेट के रूप में और स्पंजी सीसा का प्रयोग नेगेटिव प्लेट के रूप में करते हैं। इसका कार्यकाल 3 से 5 साल होता है और आप ध्यान रखेंगे एक सेल का वोल्टेज लगभग आपका 2 वोल्ट होता है। हालांकि 2.2 से लेकर 2.6 इसका क्या होता है? रेंज होता है। सरकार, यह टेस्ट जो आपके बीच में परिचर्चा कर रहा हूं वो हमें प्राप्त होगा आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। कहां पर? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। और इसकी पीडीएफ वगैरह भी जो आप बार बार पूछते हैं सब वहीं पर मिलेगा। डिस्कशन भी और सारी चीजें वहीं पर प्राप्त होंगी। और ये 26 सेट का जो मेरा बुक आया है विशेषकर इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए, जरूर आप लोग इस बुक को ले लीजिए और इस बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। काफी परीक्षा में मदद मिलेगी, आपकी सफलता निश्चित सुनिश्चित यहां से हो जाएगी। 6 सेट इसमें प्रीवियस है, आपको पिछले प्रश्नों का अंदाजा हो जाएगा और 20 मॉडल है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। लगभग आपका 2000 प्लस क्वेश्चन का यहां पर कलेक्शन है जो आपको मजबूती दिलाएगा। तो ये ले लीजिएगा। किसी भी तरह की सूचना के लिए 7079212121 पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं टेस्ट और बुक से संबंधित सूचना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित लोड में जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट कितना होता है? जब मेरा संतुलित हो गया तो न्यूट्रल से करंट क्या होती है? IN बराबर IR प्लस IY प्लस IB मस्ट बी इक्वल टू 0। सभी फेजों के बीच कितने का अंतर? 120 का अंतर होता है। ZR, ZY और ZC ये सब का मान Z के बराबर, सारे इंपीडेंस बराबर होते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा? मेरी लाइन करंट क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर के लो हानि को किसके योग में, तो मेरी आयरन लॉस जो होती है पीआई, यह आपका पीएच प्लस पी होती है साथियों। हिस्टेसिस और एडी करंट लॉस है, हिस्टेसिस आपका कम होता है अच्छी गुणवत्ता के मैग्नेटिक मटेरियल अच्छी गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग से, जैसे आपका CrGOS, जैसे आपका सिलिकॉन, स्टील, इन सब से होता है। और एडी करंट दूर होता है थीन लैमिनेशन से। किससे दूर होता है ये? थीन लैमिनेशन से। 0.35 से लेकर 0.5 mm का थिकनेस हम लोगों को रखना होता है। तो क्या जवाब दीजिएगा? एडी करंट लॉस और हिस्टेसिस लॉस 1 और 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर में 1 और 5 है, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में डैश का मुख्य इलेक्ट्रोड ग्रुप प्रयोग करता है। तो मेन इलेक्ट्रोड जो यहां बनी होती है वो मेरी किसकी होती है? टंगस्टन की बनी होती है, याद रखिएगा। इस लैंप का प्रयोग जो है 30 से 40 लुमेन प्रति वाट के लिए होता है। इसकी वर्किंग आवर जो है साहब, वर्किंग आवर ये 9000 आवर्स के आसपास होती हैं। इतनी होती हैं, 9000 घंटे के आसपास होती हैं। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात साहब यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि यह जो लैंप है जब भी यूज किया जाएगा उसको वर्टिकली ही इंस्टॉल करना है। यूवी रेडिएशन इससे होती हैं, इसीलिए इसको घरों के अंदर बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है, या आउटस्कर्ट्स में, फैक्ट्री वगैरह में, इन सारे जगहों पर क्या होता है साहब यूज किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो मेरा सही उत्तर क्या है सरकार? ऑप्शन नंबर डी है, टंगस्टन। क्या है साहब? टंगस्टन। बिल्कुल हो जाएगा सुमित जी, क्यों नहीं ट्रेड होगा? होना ही है, ट्रेड को होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, आपकी सफलता हो इसी के लिए तो हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। अस्थाई विभक्त सिंगल फेज मोटर में नहीं होता है साहब। परमानेंट, क्या कह रहा है? परमानेंट कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर। जब मेरी साहब जी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जब परमानेंट कैपेसिटर हम लगा ही दिए हैं, कैपेसिटर को जब खोलना लगाना है ही नहीं, ना खोलना है, ना जोड़ना है, ना हटाना है, जब वो जुड़ा है, चाहे चालू हो चाहे बंद हो, हर परिस्थिति में हमारा क्या है? हर परिस्थिति में मेरा कैपेसिटर वहां पर कनेक्टेड ही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं खोल खाल है नहीं, तो आपको यहाँ किसी भी हाल में साहब सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत एकदम नहीं पड़ती है। यह 24 घंटे हमेशा मेरा क्या होता है? कनेक्टेड होता है। किसके साथ साथियों? मेरे मोटर के साथ। और इसी का प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं? तो सीलिंग फैन में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं सरकार? सीलिंग फैन में इसी का हम लोग विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अगला करा, स्टार डेल्टा में स्टार्टिंग करंट हो जाती है। साहब जी हम लोग जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर रहे हैं, आप जानते हैं इसका यूज हम कहाँ करते हैं? स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर 3 फेज वाले में करते हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल 5 HP से लेकर के 20 HP तक की क्षमता के लिए किया जाता है। हमारी स्टार होने के कारण शुरुआती वोल्टेज V/√3 क्या हो जाती है? आपकी कम हो जाती है, और मेरी धारा लगभग 1/3 आपकी कम हो जाती है। कौन सी धारा? आपकी IST कम हो जाती हैं। ये हमें बेनिफिट मिलता है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए, मूल की तुलना में 1/3 गुना अधिक। ये गलत बात है ना जी, गलत बात है। कम ना, अधिक हो जाएगा तो अनर्थ ना हो जाएगा। मूल की तुलना में 1/3 गुना क्या होगा? कम होगा। रिड्यूस करने के लिए ये नंबर अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा? 1/3 कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए साहब कह रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा?
जल्दी बताइए। E बराबर हमारा क्या होता है, V/L होता है। L आपका 1 सेंटीमीटर दिया है और वोल्टेज मेरा कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। तो सरकार हम इसे मीटर में बदल लें, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर हम लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10/10 के पावर -2, तो 10 गुना 10 के पावर 2 यानी आपका 1000 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। कोई टेंशन है जी? क्या उत्तर दे दें हम 56 का? 1000 यानी कि आपका क्या हो गया, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है सरकार, कह रहा है विकसित देशों में, तो भारत अभी विकसित हुआ नहीं है, 2047 का लक्ष्य रखा गया है भारत को विकसित बनाने में। विकासशील है, प्रगतिशील है, काफी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। तो विकसित देशों में 33 पर जनरेशन हो रहा है, हालांकि मेरे भारत में भी हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। क्या हो रहा है? कम मात्रा में हो रहा है, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम जनरेशन वोल्टेज का कितना है विदेशों में, यानी विकसित देशों में 33 है। हम लोग अपने भारत में ज्यादा 11 के भी पर ज्यादातर करते हैं, कुछ कुछ स्टेशनों में 22 भी करते हैं और एक आध जगह पर हम लोग 33 भी करते हैं। हम लोग भी 33 कर रहे हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, हम लोग कम मात्रा में कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा मात्रा में 11 कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आप जरूरत के हिसाब से जब जहां जैसा जितना वोल्टेज चाहे कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी यह आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, सिंगल वाइंडिंग है और उस वाइंडिंग के हिसाब से आप सेकेंडरी को सेटलमेंट करके तब आप आराम से इसका यूज करके वोल्टेज को जैसे चाहे वैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। हालांकि बढ़ाना तो बहुत पॉसिबल नहीं है लेकिन जितना निर्धारित है उस निर्धारित से हम लोग कम करने का काम करते हैं। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है और इसके शॉर्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। यह इंडक्टिवली कंडक्टिवली दोनों तरीके से मेरे पावर को ट्रांसफर करने का साहब काम करती है। इसमें कॉपर का भी बचत होता है और वो के टाइम्स बचत होता है। किसकी अपेक्षा साथियों? तो हमारे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा यहाँ के टाइम्स बचत होता है। यहाँ के क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जिसके बारे में आप जानते हैं N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2 होता है। साथियों मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। विद्यार्थी ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वक्र होता है V और I के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स, वह डेफिनेटली आपकी क्या होती है साहब? ये स्लोप है जो मेरे R को दिखाती हैं, V/I हैं, यानी स्पष्ट है साथियों यह आपका लीनियर होती हैं, जिससे साबित होता है कि वोल्टेज मेरे करंट का क्या है? समानुपाती है। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मेरा ट्रांसफार्मर, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की कंपोनेंट, ये सब कतई विद्यार्थी जी इस पर संचालित नहीं होती हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ये सारे उपकरण क्या होते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करते। विद्यार्थियों किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं यदि आप गए हैं, बाएं से दाएं गए हैं, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं। प्रथम 3 बैंड का रंग, पहला आपका पीला है, दूसरा आपका क्या है साहब? बैगनी है, तीसरा आपका लाल है। अब आपसे पूछ रहा प्रतिरोध क्या होगा? ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और चौथा मान लीजिए नो कलर है। तो चलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट ही कर दें। हालांकि नो कलर अगर रहेगा तो 20% मेरी टॉलरेंस होगी। आर बराबर जानते हैं ए बी इंटू 10 के पावर सी होता है। ए मेरा पीला है तो 4 इसका कोड हो गया। बैगनी का क्या हो गया साहब? 7 हो गया, है ना? क्या हो गया? 7 हो गया। 80 लाल है तो आपका 2 हो गया, मतलब 4/7 गुना 10 के पावर 2 बराबर 4700 ओम मेरा मान आ गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सरकार क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है विद्यार्थी जी, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग क्यों होती है? भार को स्विच ऑफ करने पर, लोड को समाप्त करने पर, लोड से डिस्कनेक्ट होने पर क्यों स्पार्किंग होती है? उसका मुख्य कारण है हाई इंडक्टेंस का होना। एक्सेसिव इंडक्टेंस के होने के कारण इस तरह की स्थितियां बनती है। एब्रप्टली जब आप चेंज करते हैं सिचुएशन को तो करंट अनबैलेंस हो जाती है। ड्यू टू दिस स्पार्किंग वहां पर क्या होता है?
अकर होता है साथियों। अगला है विखंडन के द्वारा पैदा की गई उष्मा जैसे ही मुक्त होती है, जितनी तेजी से हो सके उस उष्मा को हम यहां से खींचने का प्रयास करते हैं, नहीं तो मेरे पूरे रिएक्टर को वह डैमेज कर देगी। और उसको खींचने के लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। कूलेंट वो पदार्थ है जो हीट को अपने अंदर समाहित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस हीट को साहब जी आपके हीट एक्सचेंजर में देता है। जिस हीट एक्सचेंजर में आप वाटर डालते हैं, उस हीट का अवशोषण इस पानी के द्वारा होता है। पानी गर्म होकर भाप में बदलती है, फिर वह कूलेंट आपका ठंडा होता है और फिर वापस रिएक्टर में जाता है, और इस तरीके से आपका यह चक्र चलता रहता है। साहब जी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग कर रहे हैं बीच बीच में, ताकि क्या हो जाए, मेरी गति धीमी रहे। और हम यहाँ कंट्रोल रड के रूप में कैडमियम और बोरॉन ले रहे हैं, जो कि हमारे न्यूट्रॉन्स के उत्सर्जन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। आप सब याद रखिएगा, लिक्विड सोडियम हमारा साहब D2O, भारी पानी आपका जल H2O, ये सब किस रूप में यूज होता है, तो मेरा कूलेंट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर इज रिएक्टर कूलेंट। अगला कह रहा मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग सन फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड सहायता करती है। तो जैसे सीरीज और सन दोनों फील्ड वाइंडिंग आ गया तो कंपाउंड तो हो गया, लेकिन दोनों जब मदद करेगा तो कैसा कंपाउंड होगा, सहयोगी कंपाउंड होगा, यौगिक कंपाउंड होगा। यानी आपका क्या होगा साहब, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड होगा। क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड हो जाएगा। और यदि विरोध करेगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिवली में हमारी वोल्टेज सुटेबल मिलती है, डिफरेंशियल में हमारी क्या होती है, करंट ज्यादा मिलती है, वोल्टेज कम मिलती है। कह रहा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितना स्लिप रिंग। तो जितने भी मेरे साथी हैं याद रखना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है यह क्या होता है, एंड रिंग से सॉर्टेड होता है। क्या होता है साहब, एंड रिंग से आपका सॉर्टेड होता है। एंड रिंग से सॉर्टेड होता है, दोनों तरफ के एंड रिंग से क्या होता है, सॉर्टेड होता है। समझे कि नहीं। इसीलिए आप सब ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का रोटर एंड रिंग से सॉर्टेड होता है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस देयर इज नो एनी स्लिप रिंग। यहां अलग से कुछ जोड़ ही नहीं सकते, तो स्लिप रिंग क्यों लेंगे हम लोग। स्लिप रिंग कहां लेते हैं, हम लोग स्लिप रिंग लेते हैं वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, जिसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहा जाता है। इसमें हम लोग कम से कम 3 स्लिप रिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कितने स्लिप रिंग का, 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य डैश को कम करना है। रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का काम किसको कम करना है सरकार, तो ध्यान रखिएगा, मेरी फिल्टर कैपेसिटर क्या करती है, आप जानते हैं यह एसी को अलाउ करती है और डीसी को बिल्कुल रोक देती है। तो यानी स्पष्ट रूप से हम किस चीज को कम कर रहे हैं, एसी के कंपोनेंट को कम कर रहे हैं। कहां पर, मेरे डीसी में। तो जो एसी का कंपोनेंट मेरे डीसी के आउटपुट में है, जिसकी वजह से मेरा डीसी पल्सेटिंग है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस उसे हम उर्मिका कहते हैं, उसे कम करना है, रिपल को रिड्यूस करना है, और हमें कांस्टेंट डीसी इस तरह का आउटपुट में प्राप्त करना है। मेरे विद्वान साथियों, हाफ वेव रेक्टिफायर में मेरी जो साहब रिपल होती है 1.21 होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में मेरी रिपल कम होती है, 0.48 हो जाती हैं। और रिपल जितना कम होगा दैट शुड बी कंसीडर्ड एज परफेक्ट डीसी एंड सुटेबल डीसी फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड अदर डिवाइसेस। डियर फ्रेंड, 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर की रेटेड गति क्या है, 715 आरपीएम है। ध्रुवों की संख्या आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन तो बहुत कष्टदायक महसूस हो रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब योद्धा जो हैं इसमें सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग टेंशन नहीं लें, डायरेक्ट हम काम कर दें। 400 वोल्ट मेरे पास है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्ज है, ठीक है। रेटेड स्पीड हमको क्या दे दिया है साहब जी, मान लेते हैं 715 आरपीएम दे दिया है। थोड़ा बहुत का है ना, प्लस माइनस होता है जी। तो हम सीधे क्या कर दें, आपको निकालना है पोल की संख्या ना, तो पोल बराबर क्या लिखिएगा बताइए। ये फॉर्मूला तो सबको याद है, NS बराबर 120 F/P होता है ना। यहां से चलिए NS इंटू P बराबर 120 F है, यहां से P बराबर क्या हो गया, 120 F/NS हो गया है ना। तो हमारे पास NS है नहीं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट अप्रोच तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P बराबर 120 गुना F का मान 50 बटे 715
8.36 आता है। 36 तो हो नहीं सकता है, नॉर्मली मेरा कितना पोल है 8 है, जिससे यह साबित हो रहा है कि मेरा NS 750 RPM होगा। और आप जानते हैं मैक्सिमम 3 से 5% का क्या होता है, वेरिएशन होता है मेरे सिंक्रोनस में और मेरे रोटर के गति में। तो जब आप 8 पोल लीजिएगा तो 750 सिंक्रोनस स्पीड होता है और 715 मेरा क्या हो रहा है, तो आपका साहब रोटर का स्पीड हो रहा है। तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर लिए, चेंज कर लिए। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए उपयुक्त 3 फेज एसी आपूर्ति की आवृत्ति, सरकार 3 फेज रहे कि आपका सिंगल फेज रहे, ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज रहे या 3 फेज रहे, दोनों ही परिस्थितियों में, 3 फेज रहे या सिंगल फेज रहे, दोनों ही परिस्थितियों में हमारी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज ही सरकार है, ये ध्यान रखिएगा। और प्लस माइनस टॉलरेंस कितना होता है, तो आपका 3% होता है। मतलब स्पष्ट है कि 48.5 हर्ट्ज से लेकर के 51.5 हर्ट्ज के बीच हमारी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा यूएस में का कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है। ये छोटी सी बात आप समझिएगा। मेरे सभी विद्यार्थियों, आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म रेलवे हमारा चैनल है, उस चैनल पर 12 बजे से बेसिक साइंस का क्वेश्चन और ड्राइंग के क्वेश्चन की परिचर्चा होती है। बेसिक साइंस शशांक के माध्यम से और ड्राइंग मेरे माध्यम से संचालित की जाती है, ये ध्यान रखिएगा साहब। ठीक है, चलिए। ड्रीम कृति मैडम, आपसे मेरा निवेदन है कि BSPSCL टेस्ट 69 और टेस्ट 670 का 69 और 70 का जो डिस्कशन है वह होली के बाद ही लिया जाएगा। 20 तारीख तक मैंने प्रयास किया था कि आज उसको कंडक्ट करा लिया जाए, लेकिन आज पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, इसलिए आपसे क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन आपसे इस बात का प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आपकी अगर आज्ञा हो तो 20 तारीख के बाद आप मुझे आज्ञा दें। 20 के बाद आपका 2 ही डिस्कशन है, टोटल 70 टेस्ट में 68 तो मैंने आपको पूरा कर ही दिया है। ये 2 डिस्कशन 20 तारीख के ऑनवर्ड होगा, होली के बाद हो जाएगा, ALP के एग्जाम के बाद हो जाएगा। फिर बड़े आराम से हम लोग BSPSCL पर ही पूरा ध्यान दे देंगे और पूरी तरह से आपकी सेवा में समर्पित रहे हैं, समर्पित भी रहेंगे। तब तक आप सब लोग होली का भी क्या करिए, आनंद लीजिएगा। ठीक है, ALP वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो तो थोड़ा कम आनंद लेंगे, वो जी जान से क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और अगली होली को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, अगली होली को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और BSPSCL वालों के लिए भी अगली होली शानदार हो। मेरी तो इच्छा थी कि यही होली आपके लिए शानदार हो जाए, लेकिन सरकार ने इस तरह से लेट लतीफी किया, इस तरह से ढिलाई की, इस तरह से निकम्मापन दिखाया, जिसकी वजह से आप सब लोग काफी चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और इस होली में भी आपको थोड़ा सा जो है BSPSCL की नौकरी को लेकर के थोड़ा सा मायूसी छाई है। बस एग्जाम का डेट कम से कम होली से पहले दे दे तो चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी लोगों के। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यहां उत्तर हो गया मेरा A 50 हर्ट्ज। आप सब जानते हैं रुक्मिणी प्रकाशन के माध्यम से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, जो काफी मदद आपको कर रही है। ITI ट्रेड थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बुक 12,000 प्लस, जो स्पेशली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रेलवे के लिए तैयार की गई है। ऑटोमोबाइल के लिए हमारी 15,000 प्लस की एक अलग बुक है और ITI ट्रेड थ्योरी मैकेनिकल फीटर वाले के लिए अलग बुक है। ये सारी सेपरेट बुक्स हैं जो अलग अलग ट्रेड के छात्रों को मदद पहुंचा रही है। इसमें थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, वन लाइनर भी हैं। काफी अट्रैक्टिव रूप से जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफी फायदेमंद है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर की वाइंडिंग में इंप्रेग्नेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ यूज किया जाता है? क्वेश्चन बड़ा ही दमदार है साहब, लेकिन याद रखना इसमें हम लोग वार्निश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है आपका तुरंत हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, सूख जाता है, गीलापन इसमें ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सरकार। जब इनपुट मशीन AC है, आउटपुट DC है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इनपुट में AC दिए, आउटपुट में DC मिला, तो जरा सा बता दीजिए साहब यह क्या कहा जाएगा? दिस इज सिंपली डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साहब? इनपुट में AC, आउटपुट में DC, तो ये मेरा क्या हो जाता है? द मशीन इज कंसिडर्ड एज
हमारा डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर यह भी मोटर जनरेटर सेट के रूप में ही आता है, ठीक है कि नहीं। और इसके द्वारा डीसी आउटपुट वोल्टेज हम लोग जो लेते हैं तो प्रायः मेरा डीसी कैसा होता है, प्रायः मेरा डीसी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्रायः कांस्टेंट होता है, ठीक है। रोटरी कन्वर्टर हम बोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी पार्ट्स आ जाती हैं। रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें चली आती हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर जो है यह आपका स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई साहब इनपुट एसी दे रहे हैं और सीधा हमको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर इज नॉट द टाइप ऑफ मशीन, इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डियर फ्रेंड। वो क्या है? एक कंपोनेंट है, एक अवयव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में। देखिए तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्विसेंट स्टेट एकदम सो गया है, टेंशन साफ नहीं ले रहा है। ये तब होगा जब इनपुट पर कोई सिग्नल ही अप्लाई नहीं हो। जब इनपुट पर कोई सिग्नल ही नहीं हो, यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा साहब? शांत चित्त अवस्था में हो जाएगा। 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कलेक्टर, इमीटर और बेस इसके क्या होते हैं? 3 मेन टर्मिनल होते हैं। और आप ध्यान रखिएगा नौजवानों, यह ट्रांजिस्टर आपके वीक सिग्नल के विड्थ को बढ़ाने का काम करता है। लो रेजिस्टिव सर्किट से हाई रेजिस्टिव सर्किट में सिग्नल को ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है, कब होगा साहब? हमारी सिंक्रोनस जनरेटर की वोल्टेज कब ऋणात्मक होगी? जब ऋणात्मक होगी उस समय लोड पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा। और ये लीडिंग पावर फैक्टर की स्थिति तब प्राप्त होती है जब मेरा क्या हो जाए साहब? निम्न एक्साइटेशन हो। आप याद रखना, अल्टरनेटर में निम्न उत्तेजन, निम्न उत्तेजन का मतलब क्या है साहब? मेरा भी आपका क्या हो गया? ईबी से बड़ा हो गया। और इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाता है? ध्यान रखिएगा साहब, मेरा क्या हो जाता है? जब लो एक्साइटेशन हमारी मिलती है ऑन बिहाफ ऑफ दिस, आपका पीएफ कैसा हो जाता है जी? आपका लीडिंग पीएफ हमको मिलता है, ठीक है। क्या होता है? लीडिंग पीएफ मिलता है। वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में माय डियर फ्रेंड आप यह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब मेरा क्या हो जाए? ओवर एक्साइटेशन हो तो लैगिंग पीएफ मिलता है। यूनिटी हो, नॉर्मल एक्साइटेशन हो, यूनिटी पीएफ मिलता है। और तो और इसका जस्ट उल्टा कहां पर होता है? सिंक्रोनस मोटर में होता है। वहां अगर हम लोग ओवर एक्साइटेशन देते हैं तो लीडिंग मिलता है, अंडर देते हैं तो लैगिंग मिलता है, नॉर्मल देते हैं तो क्या मिलता है आपका साहब? ध्यान रखना, नॉर्मल देते हैं तो क्या मिलता है? यूनिटी मिलती है। इन्हीं कारणों से हम लोग इसका प्रयोग पीएफ के इंप्रूवमेंट के लिए साहब करने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्यूएल से शुरू होने वाली 3 फेज मोटर में शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो शॉर्ट सर्किट अगर वहां पर हो जाए तो उसके लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन का व्यवस्था हम करते हैं, बैकअप फ्यूज का यूज करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी, बैकअप फ्यूज। एक बात याद रखिएगा, ड्यूएल 5 HP से कम के मशीनों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टाइप का जो मशीन है 3 फेज का, उसके लिए। बट यहां पर ध्यान देना कि धारा वगैरह को कम नहीं करता, लेकिन धारा जैसे ही मेरे सुटेबल स्टैंडर्ड से क्या होती हैं? अधिक हो जाती हैं, बढ़ती हैं, तो तुरंत यह क्या करता है? रिले है, आपका फ्यूज लगा है, तुरंत यह मेल्ट करके हमारे सर्किट को एक्सेसिव करंट से बचाने का काम करता है, पूरी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर लेता है। हम सेफ और सुरक्षित रह जाते हैं, सिस्टम भी हमारा डैमेज नहीं होता है। कह रहा विद्युत वितरण खंभे के लिए किए जाने वाले इंसुलेटिंग रिंग डैश पदार्थ के होते हैं। मेरी जो इंसुलेटिंग रिंग है साथियों, वह याद रखना सेरामिक का बना होता है। किसका बना होता है सरकार? सेरामिक का बना होता है। और आप जानते हैं यह 7000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की सामर्थ्य रखता है। और इसका परावैद्युत सामर्थ्य आपका कितना है? 60 kV प्रति सीएम के रेंज में होता है। कितना होता है? 60 kV प्रति सीएम के रेंज में होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 4 से 6 के रेंज में होता है। ये बहुत ही उपयोगी पदार्थ है हमारा इंसुलेटिंग रिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर।
डियर फ्रेंड, डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति कैसी होती है? डीसी जनरेटर में इनपुट हमारी कैसी होती है? मैकेनिकल होती हैं। क्या होती है? मैकेनिकल होती हैं। उस मैकेनिकल को हम किस में बदलते हैं साहब? इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, और फिर आपसे कल होगी मुलाकात। तो हमारा प्रश्न है, ए व बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध खटाखट निकाल लीजिए। आपका पॉइंट ए और डी, सी और बी क्या है? इस दोनों को हम लोगों को री रेगुलेट करना है। तो जब आपका सेम पोजीशन पर ऐसे शॉर्ट कर दिया, मतलब ए और डी आपका एक ही जगह पर है। इसको शॉर्ट कर दिया तो मतलब आपका बी और सी एक ही पोजीशन पर है। ए और सी के बीच में कितने का प्रतिरोध? आर है। आपका साहब जी ध्यान देखिए, सी और डी के बीच में कितने का? वो भी आर है। अब आपका डी और बी के बीच में कितने का? वो भी आर है। अब ये तीनों आर समान मान के हैं और आपस में कैसे हैं साथियों? समांतर में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। और जब ये पैरेलल में जुड़े हैं तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा? आर बटे एन होगा, क्योंकि पैरेलल में जब प्रतिरोध समान मान के जुड़े हों तो उसका इक्विवेलेंट आर बटा एन निकालते हैं। आर तो मेरा आर ही है, एन मेरा 3 है, मेरा मान निकल गया। द मैग्नीट्यूड इज हाउ मच? आर बाय 3 ओम। क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन नंबर ए आर बटा 3 हो जाएगा। हालांकि डी में भी लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पर इसको 3 बटे आर कर दीजिए तो मेरा सही हो जाएगा। आर बटे 3 ओम इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आर बाय 3 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको बदल दिया है। अब आपका मामला यहाँ चेंज हो गया है, इसको हमने परिवर्तित कर दिया है। राइट अब आपका क्या है? सिर्फ आर बटा 3 है। तो साथियों खूब मन से पढ़िए, जीतौर मेहनत करिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। और 12 बजे से प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर आपकी सेवा में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिस्कशन हो रहा है, उस पर भी आप लोग जुड़िए। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझकर उसमें स्कोर बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि उसी से मेरिट लिस्ट आपका बनना है। ट्रेड आपको क्वालिफाई करना है। नहीं क्वालिफाई करेंगे तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी सीबीटी 2 के सेक्शन ए की। इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। आज यही विदा करिए, फिर आपकी सेवा में कल सुबह उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।